इनका हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर सेशन अनाउंस किया था, तो आज 7वां और आखिरी दिन है। सफलतापूर्वक किया हम लोगों ने ये काम। अब जितने लोग भी जुड़े वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पर्पज़ ये था कि इस लॉकडाउन में जहाँ घर पे बैठे हैं आराम से, कुछ काम नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा कुछ आप में भी गतिशीलता आए, कुछ पढ़ाई हो जाए और मैं भी थोड़ा सा इसी बहाने कम से कम थोड़ा सा वार्म अप कर लूँ। तो 7 दिन का एक हम लोगों ने जो प्लान लेके बढ़े थे हो ही गया कंप्लीट। और अब आप में से कई सारे लोगों के क्वेरी थी, डिमांड थी फुल कोर्स के लिए। तो फिर जैसा हमने ग्रुप पे कल डाला भी था, आप सब ने देखा होगा कि मंडे से एक फुल कोर्स, बता दूं संक्षेप में मैं, कि मंडे से एक फुल कोर्स प्लान किया है हमने। समय यही रहेगा 11:30, लगभग 2 महीने का कोर्स होगा। वीक में 5 या 6 दिन हम क्लास करेंगे। 5 दिन तो करेंगे ही, 6 दिन भी हो सकती है क्लास। और कम से कम 2 सेशन होंगे, वो 3 भी हो सकते हैं सेशन, जैसा टॉपिक रहेगा उसके अनुरूप। क्योंकि यहाँ सुविधा है जूम में, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी हम और एक नया सेशन कर लें और एक कर लें, 40-40 मिनट के जितने मर्जी कर सकते हैं सेशन। तो 2 तो होंगे ही, 2 सेशन तो डेली हम करेंगे ही, और ज़रूरत होगी तो 3 सेशन भी होंगे। तो ये लगभग 2 महीने का कोर्स होगा। इसमें थ्योरी, केस स्टडी, सारे लोग ऑडियो बंद कर लीजिए। जिन्होंने ऑडियो अभी बंद नहीं किए हैं, अपनी ऑडियो बंद कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो, आपकी कुछ पर्सनल और प्राइवेट बातें लीक ना हो जाएं। तो इसलिए सारे लोग अपने ऑडियो बंद कर लीजिए। तो मैं बता रहा हूं कि मंडे से हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। फ़ी बहुत कम कर दी है मैंने, एक तरह से कोरोना डिस्काउंट कह सकते हैं उसे। वैसे जो यहाँ ऑफलाइन कोर्स में फ़ी है मेरी एथिक्स की, वो है 16,500, लेकिन यहाँ कोरोना की स्थितियाँ देखते हुए मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है फ़ी। 60% ऑफ, तो केवल 6,600 रुपये फ़ी रखी है। तो आप में से जो लोग अब वो रेगुलर कोर्स करने के इच्छुक हैं, तो पर्सनल आप व्हाट्सएप पे चैट करके, और फिर हम आपको डिटेल्स वहाँ बता देंगे अकाउंट के और जो भी, तो आप लोग संडे तक कर लेंगे फॉर्मेलिटी। तो मंडे से फिर हम लोग ये क्लास शुरू करेंगे। उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा जो आईएएस का सिलेबस है, एथिक्स जीएस पेपर 4 का, उस पर बात होगी। उसमें लेक्चर होगा जैसा हम लोग कर रहे हैं, पावर पॉइंट इसी तरह से स्लाइड्स चलेंगी। अभी केवल क्वेश्चन की स्लाइड चल रही थी। जो पूरा कोर्स होगा उसमें बाकी भी पावर पॉइंट स्लाइड चलेंगी, टॉपिक की सारी स्लाइड्स होंगी। हम लेक्चर दे के समझाएंगे आपको। नोट्स के रूप में मेरी किताब मिलेगी आपको। अब उसको नोट्स कहें या किताब कहें, उसी को हमने नोट्स को एक किताब फॉर्म में करके प्रिंट करवा दिया, तो वो आपको नोट्स के रूप में मिलेगी। जब तक लॉकडाउन नहीं खुला है तब तक वो ई बुक के रूप में आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसकी हार्ड कॉपी हम भेज देंगे आपको आपके एड्रेस पे। तो लेक्चर भी होगा, नोट्स भी होगा, और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चंस के आंसर, आप इनको लिख के हमें दिखाएंगे। व्हाट्सएप पे ही आप अपने आंसर लिख के भेज देंगे, वो हम यहाँ से चेक करके फिर आपको भेजेंगे, बताएंगे आपको क्या सुधार करने हैं। तो मतलब जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, लेक्चर है, नोट्स है, राइटिंग स्किल है, इन सब पे हम काम करेंगे एक साथ। पूरा 100% सिलेबस कवर करेंगे जीएस 4 पेपर का। तो आईएएस और यूपी का सेम सिलेबस है, दोनों आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड में भी एथिक्स है, वहाँ का भी मेजर सेक्शन आपका कवर हो जाएगा इस क्लास से। तो बहुत उपयोगी क्लास होगी। अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं तो फिर आप विचार कीजिए। 7 दिन का एक डेमो कहें या जो भी, वो आपने देखा ही है कि क्या क्वालिटी होगी, क्या स्टैंडर्ड होगा क्लास का। तब आप इसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं और फिर ज्वाइन कर सकते हैं।
जो ये डिस्काउंट है कोरोना, ये बड़ा सीमित समय के लिए है, क्योंकि ये बहुत नाम मात्र की फ़ी है। उस फ़ी में तो एक तरह से कहा जाए तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हैं शायद वो भी नहीं निकलेंगे, लेकिन बस चूँकि कोरोना का दौर था और मुझे लगा कि आपका भी टाइम ख़राब नहीं हो, मैं भी घर पे बैठा हूँ फ्री, तो कुछ करते हैं, बस केवल उस लिहाज से इतनी कम फ़ी रखी गई है। तो अब ज्ञानेंद्र जी 7 दिन की क्लास के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और देखना चाहते हैं तो क्षमा चाहूँगा। वैसे पूरी किताब में भेज दूं, लेकिन अब देखने दिखाने की लिमिट होती है, और फिर मैं थोड़ा सा मतलब बड़ा जितना प्यार मोहब्बत से बात करता हूं उतना ही गुस्से वाला टीचर भी हूं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। 7 दिन की क्लास के बाद भी अगर आपको कुछ और देखना दिखाना बाकी है तो फिर मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने वाले, तो उनके यहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो फिर मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, तो मैं एक लिमिट से ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट को, इस बात का ध्यान रखें। बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ बहुत ईमानदार टीचर हूँ, लेकिन एक लिमिट तक ही हर चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद नहीं। ठीक है, सो चलिए हम शुरू करेंगे 2018 का पेपर। एक केस स्टडी कल हमने सॉल्व कर ली थी 2018 की, बाकी प्रश्न जितने आज हो पाएंगे उनकी बात करेंगे। 2018 के थ्योरी वाले प्रश्न पे आए। 2018 का पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है। पहले का ए फर्स्ट पार्ट, सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति के 3 आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए और उनके महत्व को उजागर कीजिए। 150 शब्द में पूछा गया प्रश्न है, स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर in the context of civil services and bring out their importance. Friends, जैसा मैंने पीछे भी कहा था कि वास्तव में आप देखेंगे तो जो जीएस का चौथा पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इसमें 3 विषयों से चीज़ें ली गई हैं। कुछ सेक्शन फिलॉसफी के हैं, नीति शास्त्र, मानवीय सह संबंध वगैरह, कुछ प्रमुख दर्शन शास्त्री उनका योगदान, कुछ चीज़ें साइकोलॉजी से ली गई हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड है, और बाकी चीज़ें ले गई हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन से। सिविल सेवा के मूल्य हैं, लोक सेवा की संकल्पना है, प्रशासन में नीति शास्त्र है, पूरा जो 6ठी 7वीं यूनिट है, 3री यूनिट है, वो ली गई है लोक प्रशासन से। तो बेसिकली एथिक्स का पेपर इन 3 विषयों का मिश्रण है। 125 नंबर की थ्योरी जिसमें इन तीनों विषयों की चीज़ें, और फिर 125 नंबर की केस स्टडी, वो बेसिकली पूरा प्रशासनिक पहलू होता है। जो थ्योरी वाला 125 नंबर है, इसमें भी आप देखिए एकाध प्रश्न है यूपीएससी जो पूछता है फिलॉसफी या साइकोलॉजी से, और या फिलॉसफी साइकोलॉजी से पूछता भी है तो अप्रोच नहीं होती है वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी वाली। अप्रोच हमेशा हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ही रखनी होती है, प्रशासनिक दृष्टिकोण ही रखना होता है। मैं बात कर रहा था कल 2019 के लास्ट क्वेश्चन की थ्योरी वाले के। एक सुकरात का स्टेटमेंट था, एक महात्मा गांधी का था, एक एपीजे कलाम का था। देखे सारे वो फिलॉसफिकल ही थे, लेकिन व्याख्याएं जो हमने की वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से की, और वही डिमांड है इस पेपर की। तो या तो 90% से ज़्यादा प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं
हैं जो लोक प्रशासन विषय से जुड़े हैं, कहने को है वो फिलॉसफी साइकोलॉजी के भी कुछ टॉपिक, और या अगर फिलॉसफी साइकोलॉजी के टॉपिक पूछे भी जा रहे हैं तो अप्रोच उनमें प्रशासनिक ही जरूरी है। अगेन देखिए आप 2018 का हम क्वेश्चन करेंगे और फिर लगभग सारे प्रश्न आपको वही मिलेंगे या वैसे ही मिलेंगे जो लोक प्रशासन के। लेकिन अब यहाँ ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि लोक प्रशासन ऑप्शनल वाली अप्रोच यहाँ नहीं चलेगी। ये नीति शास्त्र है तो यहाँ हमें अब लोक प्रशासन को नीति शास्त्र की अप्रोच से पढ़ना है। तो कोई ये सोचे कि अरे उसने लोक प्रशासन ऑप्शनल पढ़ लिया तो सारा काम यहाँ का हो जाएगा, काफी हो जाएगा काम, लेकिन नीति शास्त्र वाली अप्रोच की अब हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। लोक प्रशासन के हर टॉपिक को यहाँ हमें नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा के डायमेंशन से देखना समझना होता है। तो ये पहला प्रश्न, सारे और आगे के प्रश्न भी देखेंगे हूबहू ऐसा लगता है कि जैसे हम लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं, बस अप्रोच थोड़ा सा यहाँ चेंज हम करते हैं। तो पहला ही प्रश्न है, सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्वत्रिक प्रकृति, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, प्रकृति के 3 आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए और उनके महत्व को उजागर कीजिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो इस प्रश्न में हमें 2 लाइन में दिखाना है कि सिविल सेवाओं का अर्थ क्या है और उनकी भूमिका क्या है, क्योंकि जब तक हम सिविल सेवाओं के अर्थ और भूमिका की चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम उनके जो आधारिक मूल्य हैं ना उनको जस्टिफाई कर पाएंगे और ना उनका सही तरीके से महत्व समझा पाएंगे। तो हम थोड़ा सा सिविल सेवाओं का अर्थ और उनकी भूमिका लिखेंगे। पहले अर्थ की चर्चा मैंने पीछे की थी आपसे। सामान्य शब्द सिविल सेवक या लोक सेवक, तो मतलब आप जान ही रहे हैं, लोगों के सेवक, सरकारी कर्मचारी। और तकनीकी दृष्टि से देखें तो नियुक्त किए गए अधिकारियों के समूह को कहा जाता है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। और जब उसमें से हम मिलिट्री सर्विस या सैन्य सेवा को अलग कर दें तो उसे लोक सेवा या सिविल सेवा की संज्ञा दी जाती है। सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है हमारे देश में? सो अगेन कई बार अब तक हमने जिक्र किया प्रश्नों में। लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी समाज की स्थापना, जो कि हमारे संविधान के आदर्श हैं, स्पेशली संविधान की प्रस्तावना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्वों में उनका उल्लेख किया गया है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सिविल सेवाएं, हम बात कर रहे थे, नीतियों का निर्माण भी करती हैं, पॉलिसी मेकर भी होते हैं सिविल सर्वेंट, इम्प्लीमेंटेशन भी इन्हीं को करना होता है। और आजकल ट्रिब्यूनल्स का ज़माना है जिसमें जुडिशियल काम भी कर रहे हैं सिविल सर्वेंट। तो थोड़ा सा हम लोक सेवाओं का अर्थ और भूमिका दिखा देंगे पहले, और फिर अब हम आएंगे कि जब लोक सेवाओं को हमने इतनी व्यापक जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जनता के कल्याण और विकास के उद्देश्य प्राप्त करना, तो वैसी स्थिति में सिविल सेवाओं को कुछ मूल्यों का पालन करना जरूरी है, अदरवाइज वो अपने उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब यहां के बाद आप देखेंगे कि ये ओपन एंडेड टाइप के प्रश्न होते हैं जिनका कोई फिक्स जवाब नहीं हो सकता। ये शुरुआत इतनी तो होनी ही है आपके आंसर में, लेकिन इसके बाद का आंसर हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको अपनी तरफ से 3 आधारिक मूल्य बताने हैं सिविल सेवाओं के। कोई फिक्स 3 मूल्य जो हर आदमी वही लिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये अब आपका अपना विवेक, आपकी बुद्धि है कि आप किन 3 मूल्यों की चर्चा करते हैं। ये ओपन एंडेड है, मतलब इस तरह के प्रश्नों का कोई फिक्स आंसर, कोई लिमिट नहीं है, आपकी मर्जी, आपके हाथ में है किन मूल्यों की चर्चा करें। आप बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका चौथा पेपर है एथिक्स, उसी में सिविल सेवा के कई सारे मूल्य लिखे हैं आपके सिलेबस में, बस उन्हीं में से आप अपनी पसंद के 3 निकाल लीजिए।
पूरी एक यूनिट ही देखते हैं आप। सिविल सेवा के मूल्य नाम से यूनिट ही है, वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है सिविल सेवा के मूल्य। सबसे पहले तो पेपर का नाम ही देखिए, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि, तो यही सबसे पहला मूल्य सत्यनिष्ठा आप दिखा सकते हैं। नैतिकता दिखा सकते हैं दूसरा मूल्य। सिविल सेवा के मूल्य जब आए आप सिलेबस में तो कई सारे मूल्य लिखे हैं, गैर तरफदारी, पक्षपात रहित शासन व्यवस्था, समानुभूति, करुणा। तो आपकी मर्जी है कि कौन से 3 मूल्य आप लिखना चाह रहे हैं। सत्यनिष्ठा लिखना चाह रहे, नैतिकता लिखना चाह रहे, करुणा लिखना चाह रहे, सहानुभूति लिखना चाह रहे, निष्पक्षता लिखना चाह रहे, गैर तरफदारी लिखना चाह रहे। कौन से मूल्यों की आपको चर्चा करनी है, ये अब आपके ऊपर है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब उन मूल्यों को तो डिस्कस करने का यहाँ मतलब नहीं है, वो तो फिर अब रेगुलर क्लास की बातें हैं। बस हमने कहा कि बहुत सारे मूल्य फिक्स 3 नहीं है, आप दिखा सकते हैं। नोलन समिति की हम बात कर रहे थे, नोलन समिति ने 7 सिद्धांत दिए थे, वो भी बेसिकली मूल्य ही। निस्वार्थ निष्ठा हो, वस्तुनिष्ठता हो, सत्यनिष्ठा हो, खुलापन हो, वो भी मूल्य है। उनमें से आप ले सकते हैं 3 जो सिलेबस में लिखे हैं, उनमें से ले सकते हैं कोई भी 3। तो यह आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए कि सिविल सेवाओं का अर्थ लिखें, भूमिका लिखें और फिर अपनी पसंद के अनुसार आप 3 मूल्यों की चर्चा करें। क्या हैं वो मूल्य, उनका महत्व क्या है, ये दिखाते हैं। फर्स्ट का बी देखिए, एक का बी है उपयुक्त उदाहरणों सहित सदाचार संहिता और आचार संहिता के बीच विभेदन कीजिए। 150 शब्द हैं, 10 अंक। उपयुक्त उदाहरणों सहित सदाचार संहिता और आचार संहिता के बीच विभेदन कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो बड़ा आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। सिलेबस में आप देखेंगे नीति शास्त्र, तो सिलेबस में लिखे हुए हैं ये दोनों टॉपिक, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। आचार संहिता और नीति परक आचार संहिता, ये आपके सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक हैं। बस दोनों क्या होते हैं, उनके बीच का अंतर क्या है, पूछा गया है आपसे, उदाहरण के साथ बता देना है। फ्रेंड्स, कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता नियमों का एक समूह होता है जो लोक सेवकों के आचार व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करता है। चूंकि हम देख रहे हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में लोक सेवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। लोक सेवक अपनी उन जिम्मेदारियों, उन भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें, तो उसके लिए उन्हें पर्याप्त सत्ता और संसाधन भी दिए जाते हैं। और लोक सेवक अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएं, अपने सत्ता संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करें, तो उसके लिए उनके आचार व्यवहार, उनके चाल चलन को रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की जरूरत होती है। आचार व्यवहार चाल चलन को इसलिए रेगुलेट करना है ताकि वो अपने पद, अपनी सत्ता संसाधनों का मिसयूज नहीं करें, अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करें। अब कैसे किया जाए उनके चाल चलन, आचार व्यवहार को रेगुलेट? तो उसके लिए कुछ नियम कानून तय किए जाते हैं। और नियम कानूनों में यह बताया जाता है कि लोक सेवक क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उसके माध्यम से हम कंट्रोल कर लेते हैं उनके कामों, गतिविधियों पे, रेगुलेट कर लेते हैं उनके चाल चलन को। तो जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं के समूह को कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता की संज्ञा दी जाती है।
नियमों सिद्धांतों का समूह जो लोक सेवकों के आचार व्यवहार को नियमित नियंत्रित करता है। जब भी आप किसी लोक सेवा के सदस्य बनेंगे तो आपको भी इस तरह के नियमों का पालन करना होगा। हर सेवा की एक अलग आचार संहिता बनाई गई है हमारे देश में। अखिल भारतीय सेवा नियम है, केंद्रीय सेवा नियम है, रेल सेवा नियम है, राज्य सेवा में आप भर्ती होंगे तो राज्य सेवाओं के नियम हैं। उन नियमों का पालन करने की बाध्यता होगी आपको। पालन करेंगे तो अनुशासन में रहेंगे, पालन नहीं करेंगे तो अनुशासनहीनता होगी और तब सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। याद रखें, जब हम केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं, हमें कोड ऑफ कंडक्ट में जो नियम कानून लिखे हैं उनका भी पूरा पालन करना होता है। उनको ध्यान में रखते हुए ही हम केस स्टडी के जवाब देते हैं। तो मैंने कहा था मैं सिखाऊंगा आपको केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी होती हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। तो जो लोक सेवाओं की कोड ऑफ कंडक्ट है हम उसको भी ध्यान में रखते हैं केस स्टडी का जवाब लिखते समय। कोई भी हम ऐसी बात नहीं कह सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के विपरीत हो। तो ये तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। यद्यपि हर सेवा के अलग अलग नियम है, लेकिन ज्यादातर नियम कॉमन होते हैं। जैसे लोक सेवक संविधान का पालन करेंगे, संविधान में लिखे मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, खुलेआम वक्तव्य नहीं देंगे सरकारी नीतियों कार्यक्रमों के बारे में, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे, दूसरा लाभ का पद स्वीकार नहीं करेंगे, समयनिष्ठ होंगे, सत्यनिष्ठ होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे। एक ऐसी लंबी लिस्ट है नियमों की जो हर लोक सेवक को मानना है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। और कोड ऑफ एथिक्स या नीतिपरक आचार संहिता में ऐसी बातें जो बेसिकली नैतिकता से जुड़ी बातें करती हैं। अब आप संविधान का पालन करें, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन ये कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन आप सत्यनिष्ठ हों, भ्रष्टाचार बेईमानी नहीं करें, ये कोड ऑफ कंडक्ट भी है और ये कोड ऑफ एथिक्स भी है, नीतिपरक आचार संहिता है। तो सही और गलत के बीच का भेद, नैतिकता, उचित और अनुचित के बीच का भेद, जो उचित हो वो करें तो घूस नहीं खाएं, समय पर अपने कामों को पूरा करें, एक पद पे रहते हुए कोई दूसरा लाभ का पद स्वीकार नहीं करें, सरकारी काम करते हुए निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करें, निजी व्यापार, जुआ, सट्टा, इस तरह के काम नहीं करें, उपहार लेना, चंदा लेना, इस तरह के काम नहीं करें। तो आचार संहिता में ही फिर ऐसी बातें जो नैतिकता, सत्यनिष्ठा पे जोर देती हैं, उनको नीतिपरक आचार संहिता या कोड ऑफ एथिक्स की संज्ञा दी जाती है। अमेरिका में एक संस्था है, आस्पा कहा जाता है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ASPA। आस्पा नाम की एक संस्था है अमेरिका में, उसने लोक सेवाओं के कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है। कोड ऑफ एथिक्स में कौन कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए, आस्पा ने पूरी वो एक लिस्ट बताई है। वो हम पढ़ेंगे जब पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो इस तरीके से ये बन का बी होगा। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स क्या हैं दोनों, और इनका अंतर क्या है, उदाहरण के साथ हम अपनी बात कर लेंगे। आगे बढ़ें, दो का थ्योरी वाला देख लीजिए पहले, तब फिर दो की केस स्टडी पे आ जाएंगे। दो का ए और बी,
समय कंप्लीट होने वाला है पहले सेशन का। जैसे ही समय कंप्लीट होगा, अब तरीका आपको पता लग गया है, तो एक बार ब्रेक होगा, नया कोड मिल गया होगा अब तक आप लोगों को आपके ग्रुप पे, तो दोबारा आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो फिर एक सेशन हम और करेंगे, जितना हो पाएगा आज उतनी बात कर लेंगे। तो 2 का ए देखिए, लोकहित से क्या अभिप्राय है? सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन कौन से सिद्धांतों और कार्य विधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए? What is meant by public interest? What are the principles and procedures to be followed by the civil servants in public interest? तो अब इसमें 2 पार्ट हैं प्रश्न के। फर्स्ट पार्ट लोकहित का अभिप्राय और सेकेंड पार्ट सिद्धांत और कार्य विधियां। 150 शब्द का प्रश्न है, आसान प्रश्न। लोकहित या जनहित क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य हम कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है ये लोकहित या जनहित। लोकहित मतलब सामूहिक रूप से जनता का हित। सरकार प्रशासन ऐसे काम करे कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले। और या चलिए मान लें कि पूरे 138 करोड़ को हमेशा लाभ नहीं दे सकते, कुछ को लाभ मिले लेकिन दूसरे को नुकसान तो ना हो। वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहती है सबका विकास और सभी क्षेत्रों में विकास। पूरे 138 करोड़ का कल्याण और विकास करना है। उसमें भी जो समाज के वंचित शोषित वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, उनके कल्याण और विकास के लिए हम विशेष रूप से प्रयास करें। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं देखिए सरकार ऐसी चला रही है जो पूरे 138 करोड़ के कल्याण विकास के लिए, लेकिन कई सारी योजनाएं ऐसी भी हैं जो समाज के इन वंचित शोषित वर्गों के कल्याण विकास से जुड़ी हैं। तो सबका विकास और सभी क्षेत्रों में विकास, तो आप देखें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, खेल, हर क्षेत्र में सरकार जनता के समावेशी विकास के प्रयास करती है। महात्मा गांधी कहते थे प्रत्येक आंख से आंसू पोंछना, बस यही है लोकहित या लोक कल्याण। प्रत्येक आंख से आंसू पोंछना। सोशल साइंस एनसाइक्लोपीडिया देखेंगे आप, सामाजिक विज्ञान विश्वकोश, तो उसमें लिखा है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो यही है पब्लिक इंटरेस्ट या लोकहित। पूरे देश या समाज की संपूर्ण जनता का समावेशी विकास, ऐसे काम करना जिसमें सबका हित हो, सबको फायदा हो। और चलिए सबको फायदा नहीं भी होता हर योजना का, तो नुकसान तो किसी को ना हो। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि लोकहित क्या है, लोक कल्याण क्या है, और फिर हम ये दिखाएंगे कि लोगों के हितों को पूरा करना है। अगेन जो पहले का ए था वही बात आ जाएगी कि लोगों का हित पूरा करना है, तो फिर लोक सेवाओं को कुछ सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। अब देखिए आप, पहले का जो ए था ये और दूसरे का ए है, अब यहाँ सेकेंड पार्ट लगभग कॉमन है। अंतर क्या है कि पहले के ए में उन्होंने 3 मूल्य पूछे थे, 3 ही लिखने थे आपको, और यहाँ 3 नहीं लिखा है। यहाँ है सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन कौन से सिद्धांत और कार्यविधियों का अनुसरण, तो वहां केवल 3 लिख के उनको डिस्कस करना था।
यहाँ बस जितने हैं वो कॉमा कॉमा करके लिख देने हैं, क्योंकि बहुत सारे मूल्य और सिद्धांत हैं। वही जो जस्ट हमने बताया, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, पक्षपात रहित शासन व्यवस्था, करुणा, दया, समानुभूति। नोलन समिति ने जो मूल्य बताए, पारदर्शिता, जनता की भागीदारी, स्वायत्तता, परोपकार, जितने ये सिद्धांत या मूल्य हैं, यहाँ आपको बस कॉमा कॉमा करके वो सब दिखाने हैं। जब तक लोक सेवाओं में ये मूल्य नहीं होंगे, लोक सेवकों में अगर करुणा नहीं है, दया नहीं है, कैसे प्रवासी मजदूर देखे कैसे मर रहे, 4-4 दिन 5-5 दिन में ट्रेनें पहुंच रही हैं, ना खाना ना पीना ना पानी ना कुछ। अगर करुणा नहीं है, दया नहीं है आपके मन में, तो कुछ नहीं कर पाइएगा। सहानुभूति होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्षमता होनी चाहिए आप में, संवेदनाएं होनी चाहिए आप में। तब तो जो समाज की एक बड़ी आबादी है, स्पेशली हम लोगों के देश में वंचित शोषित वर्ग है, और अब तो और देखिए अच्छे खासे मिडिल क्लास की हालत भी कितनी ख़राब हो गई है और होने वाली है इस कोरोना। 70 दिन लगभग हो गए, अभी तक सब कुछ बंद। तो अगर सरकार के प्रशासन के मन में नहीं होंगे इस तरह के मूल्य, करुणा, दया, संवेदनशीलता, सहानुभूति, तो कैसे जनता का कल्याण विकास होगा, कैसे जो लोकहित है वो पूरा हो पाएगा। तो आपको इन सिद्धांतों, इन मूल्यों की चर्चा कर लेनी है। बस हमने कहा कि पहले में और इसमें अंतर यही कि पहले में 3 पूछे गए थे, 3 को थोड़ा डिटेल करना था। इसमें बस जितने हैं कॉमा कॉमा करके वो लिख देना है, उन सब की लोकहित में जरूरत दिखा देनी है। अगला देखें 2 का बी। 2 का बी है सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है। विवेचना कीजिए। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट अलोन। It essentially redefines the concept of accountability. Discuss. तो 2 पार्ट हैं प्रश्न के। सबसे पहली बात तो कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये टॉपिक ही है सिलेबस में, वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 2019 में भी कुछ हमने प्रश्न किए सूचना के अधिकार से जुड़े हुए। 2 पार्ट हैं। आरटीआई के महत्व हैं, बेसिकली 2 पॉइंट हैं उसमें। एक, नागरिकों के सशक्तिकरण में आरटीआई की भूमिका, और दूसरा, लोक सेवाओं को जवाबदेह बनाने में भूमिका। तो आरटीआई सूचना के अधिकार के बहुत सारे महत्व या फायदे हैं। प्रश्न में मुख्यतः 2 पे फोकस किया गया है। एक, जन सशक्तिकरण, सिटीजन्स एम्पावरमेंट, और दूसरा, प्रशासन की जवाबदेही, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इन 2 पे फोकस करते हुए हमें सूचना के अधिकार के जो फायदे हैं, आदित्य